Assalamu alaikum dear friends. So the topic which we are going to start today is sedative and hypnotic drugs. ठीक है. So let's start with drugs. First of all, we have to discuss what are sedatives. Sedative is a drug that subdues excitement जो हमारी excitement को कम करता है. ठीक है. हमें क्या करता है कि एक कामिंग इफेक्ट देता है, एक सुकून वाला इफेक्ट देता है. ठीक है. विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप और विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप मतलब हमें सलाए बगैर. सो इसमें क्या होता है, दो डोजनेस में भी प्रोड्यूस मतलब इसमें ऊँग वगैरह आ सकती है, ड्रोजनेस वगैरह हो सकती है, लेकिन इसमें नींद नहीं आती है. सेडेशन रेफर्स टू द डिक्रीज रिस्पॉन्सिव टू एनी लेवल ऑफ स्टिमुलेशन. सेडेशन क्या करता है कि किसी किस्म की स्टिमुलेशन हो, कोई एक्साइटमेंट वाला मोमेंट वगैरह, तो उसमें क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स हमारे जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको कम कर देता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की मोटर एक्टिविटी है, मतलब हमारे लिम्स की मूवमेंट वगैरह है या हमारे मसल्स की मूवमेंट वगैरह है, उसको ये क्या करता है, कम कर देता है. और आइडिएशन मतलब हमारी थिंकिंग जो सोच है उसको भी ये कम कर देता है. ठीक है. सो फॉर अ ड्रग टू बी क्लासिफाइड एज एन effective sedative, mean if we have to classify some drug as a sedative, then what do? It should reduce anxiety. उसको उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमारी एंग्जाइटी को कम करे. ठीक है. और एक कामिंग इफेक्ट दे हमें, और एक डिग्री ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, मतलब इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होता है, इसी वजह से हमारी जो थिंकिंग पावर है वो भी कम हो जाती है. काज बेस डेटिव छोड़ी मिनिमम. सो इसमें क्या होता है, काज बेस डेटिव छोड़ी मिनिमम कंसिस्टेंट विद थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स. सो इसमें क्या होता है, हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, इससे हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हिप्नोटिक. व्हाट है हिप्नोटिक्स? हिप्नोटिक इज अ ड्रग दैट इंड्यूसेस एंड और मेंटेन्स अ स्लीप, जो कि इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस करता है या हमारी स्लीप को मेंटेन करता है, सिमिलर टू द नॉर्मल रोजेबल स्लीप. दैट्स अच्छा, सिमिलर टू द नॉर्मल रोजेबल स्लीप. और हिप्नोटिक ड्रग शुड प्रोड्यूस डोजनेस एंड इंकरेज द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ऑफ स्लीप. क्या करता है कि ये डोजनेस पैदा करता है और हमारी स्लीप को मेंटेन रखता है. ठीक है. एंड next is hypnotic effects. What are hypnotic effects? Hypnotic effects involve more pronounced depression of CNS than sedation. इसमें क्या होता है कि ये हमारे CNS को डिप्रेस करता है. सेडेशन वाली जो सेडेटिव ड्रग्स है उनकी निस्बत ये ज़्यादा हमारे CNS को डिप्रेस करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाइटी. व्हाट इज एग्जाइटी? एग्जाइटी एक किस्म का फेयर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी एक डिफेंसिव बिहेवियर्स ड्रॉप कर लेती है, या जो जिस शख्स को कोई फेयर कोई एग्जाइटी वगैरह है तो वो उसको एक फेयर रहता है कि कहीं मैं जज ना होने लग जाऊँ. ठीक है. और वो तैयार रहता है कि मेरे पास कोई ऊपर कोई किसी किस्म का अटैक ना हो जाए फिजिकल या मेंटली तौर पर. एंड उसकी वजह से वो अलर्ट रहता है, अलर्टनेस रहती है और अरोजल रहता है, मतलब उसको नींद भी आती है. इस तरह आती है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ भी इधर उधर उसके पटक पड़े तो उसको नींद जो है वो खुल जाती है. ठीक है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेक्रेशन एंड नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं उसके अंदर, विच अकर इन anticipatory manner independent of the external events. So anxiety disorder recognized by following. ठीक है. These are the types of anxiety: generalized anxiety disorder, and then इसमें क्या होता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कोई मेन फोकस या कोई क्लियर चीज़ नहीं होती. जैसे आपको एंग्जाइटी, बस वैसे ही आपको एक बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, एक मेंटल टेंशन बनी रहती है खुद ही. मतलब ये एंग्जाइटी वाली वही कंडीशन कि आपको फेयर रहता है, कोई शख्स आपको जज तो नहीं कर रहा. ठीक है. इसमें कोई क्लियर आपके लिए वो नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है. तो नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर. इंटरेस्टिंग एंग्जाइटी बिहेवियर. सोशल बिहेवियर एंग्जाइटी बिहेवियर में क्या होता है कि डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें आपको ये इस चीज़ का डर रहता है कहीं लोग आपको जज ना कर रहे हो. ठीक है. कहीं आपको लोग देख तो नहीं रहे, कोई आपकी पर्सनैलिटी में कोई गलत चीज़ तो उनको नज़र नहीं आ रही, तो ये आपको फेयर रहता है. नेक्स्ट है फोबियाज. फोबियाज एक किस्म का डर होता है जो कि किसी शख्स को स्पेसिफिक चीज़ों से हो सकता है, मतलब जैसे किसी शख्स को अंधेरे से डर लगता है, किसी शख्स को छुपलियों से डर लगता है, इसके अलावा किसी शख्स को स्पाइडर वगैरह से डर लगता है, और किसी शख्स को खून से या किसी शख्स को फ्लाइंग से, मतलब जहाज वगैरह में बैठने से डर लगता है. इसको कहते हैं फोबियाज. नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर. सडन अटैक ऑफ ओवरवेलमिंग fear that occurs in association with mild somatic symptom. इसमें क्या होता है कि आपको यकदम से कोई ना कोई फेयर लग जाता है, जैसे आपको यकदम से कोई मतलब कोई प्रेजेंट दे दे. ठीक है. तो इस सूरत में आपको क्या होता है कि आपको एक पैनिक अटैक आ सकता है, या नेक्स्ट एकदम से आपके साथ कोई प्रैंक करके आपको डरा दे, तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है. इसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चेस्ट पेन होने लग सकता है, इसके अलावा आप कांपने लग सकते हैं, और इसके बाद क्या है जी, आपको स्वेटिंग पसीना आना, ये भी एक इसकी सिम्टम है. नेक्स्ट है पोस्ट ट्रोमेटिक. अच्छा, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये क्या है कि ये एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो आपके पास्ट में आपके साथ अगर कोई ट्रॉमा अगर हुआ है, आपके साथ कोई अभी सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हुआ है, या किसी किस्म का कोई भी वाक़या पेश आया है, तो आप उसको याद करते हैं, रिकॉल करते हैं उसको दोबारा से अपने ज़हन के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेस होता है इस चीज़ का. ठीक है. जैसे किसी की डेथ वगैरह हुई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो आप उसको बार बार याद करते रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी होती है. इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नेक्स्ट थिंग इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. व्हाट हैपेंस इन दिस इज दैट. तो इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनमें एक कंपल्सिव रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, मतलब उन लोगों को
भी एक किस्म का फेयर रहता है। फेयर इस चीज़ का रहता है कि मतलब मेरे साथ कोई चीज़ लगी हुई तो नहीं है, जैसे अपने हाथों को देखना और फील करना बार बार कि मेरे हाथ गंदे तो नहीं हो रहे, कोई डर्ट वगैरह तो इनको नहीं लग रही, इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग दोबारा दोबारा अपने हाथ धोते रहते हैं, कभी फेस धोते रहेंगे, और इसके अलावा मतलब कि एक किस्म की स्ट्रिक्ट रूटीन की अडॉप्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट थिंग इज इंसोम्निया। बट इंसोम्निया में क्या होता है, लोगों को पोर स्लीप होती है, मतलब उनको नींद वगैरह कम आती है, ठीक है, या उन्हें सोने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आती है, और उनकी स्लीप अक्सर तौर पर मेंटेन नहीं रहती रात के वक्त। सो इसमें क्या होता है, ये भी किसी फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पेन वगैरह है आपको, उस सूरत में कोई मेंटल डिसऑर्डर वगैरह है, कोई मेंटल एंग्जाइटी है, परेशानी वगैरह है, डिप्रेशन है, और तो और या कोई और टाइप का स्लीप डिसऑर्डर है, जो कि स्लीप ऐप नहीं होता है, तो उस सूरत में इंसोम्निया होता है आपको। तो इन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट इज द प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर। मतलब जो पेशेंट्स टोटल आते हैं किसी साइकोलॉजिकल पेशेंट, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो पेशेंट आते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि स्लीप का डिसऑर्डर होता है, उनको नींद नहीं आती। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो इसकी वजह से आप प्रॉपर्ली तौर पर अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें क्या है, वन सर शोर्ट सिमिलर डिफिसिट्स इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इसमें अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और इसमें आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। और जो इंसोम्निया के तकरीबन 60% पेशेंट होते हैं, उनमें अब नॉर्मल स्लीप है, मतलब स्लीप होती है लेकिन अब नॉर्मल होती है, जैसे नींद आ जाना, फिर दोबारा से खुल जाना, उसके बाद दोबारा नींद ना आना, या बार बार आपकी आँख खुलते रहना किसी एंग्जाइटी या डिसऑर्डर की वजह से, इसको ये चीज़ तकरीबन 60% लोगों में होती है। सो नेक्स्ट थिंग इज, अब इधर हम पढ़ेंगे कि स्लीप के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें एक तो है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इस हार्ट रेट जब इंक्रीज होता रहता है बार बार, या हार्ट रेट जो है उसमें वेरिएबिलिटी आती रहती है, मतलब आपको यकदम से बढ़ जाना, फिर कम हो जाना, टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की रिपीटिवली आपके पास अपसेट कंडीशन होती रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, मतलब आपको इस तरह की लेजीनेस हो जाती है, या आपकी बॉडी वीकनेस हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली तौर पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिमर, इसमें आपको कपकुपी वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से एचेस हो सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी में दर्द वगैरह हो सकता है। तो नेक्स्ट है ग्रोथ सप्रेशन। अब ग्रोथ सप्रेशन मतलब कि आपके जो बॉडी की ग्रोथ है, आपके सेल्स की ग्रोथ है, या किसी भी किस्म की और जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या सप्रेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसकी वजह से बेस्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, फिर इसकी वजह से आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, या आपको सर्दी लगती है बार बार। तो नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। आपको एक इरिटेशन फील होती रहती है, मतलब आपको कोई साउंड वगैरह से इरिटेट होते हैं, कोई एक्टिविटी आपके इर्द गिर्द परफॉर्म हो रही है तो उसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, और आपको इसकी वजह से क्या होता है, एग्रेशन वगैरह की सिम्टम्स आप में पैदा हो सकती हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब इसमें आपको जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एक जो मेथड है वो चेंज हो जाता है, या एग्रेशन वगैरह वाली या इस तरह की कुछ चीज़ें आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी आपकी इसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर होती है, उसके बाद आपकी जो मोरल थिंकिंग वगैरह है या मोरल जजमेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, इसकी वजह से मतलब आपको एग्रेशन वगैरह आता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जी इसकी वजह से आपको हेलुसिनेशन वगैरह हो सकती हैं, और इसके सिम्टम्स ADHD के सिमिलर होती हैं। इसमें क्या है, आपका इम्यून सिस्टम मुतासर होता है, और रिस्क ऑफ डायबिटीज टाइप 2 बढ़ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज स्लीप। व्हाट इज स्लीप? ड्यूरेशन एंड पैटर्न ऑफ द स्लीप वेरीज कंसिडरेबली अमंग इंडिविजुअल्स। जो स्लीप का एक पैटर्न है वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह का होता है, जैसे कि और इसमें एज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है, ठीक है। मतलब आपकी जो स्लीप की क्वांटिटी है या स्लीप का पैटर्न है वो बहुत मुतासर होता है, आपकी स्लीप कम या ज़्यादा हो सकती है एज बढ़ने के साथ साथ। सो इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज दैट स्लीप इज़ आर्किटेक्टेड। अच्छा, साइकिल प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी जो स्लीप है जो एक उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। मतलब एक खास किस्म का ऑर्डर होता है, एक साइकिल चलता है पूरा। इसमें क्या होता है कि जब स्टेज 0 पे होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है, आपकी आंखें खुली होती हैं, ठीक है। आपको नींद वगैरह ऐसे कोई खास नहीं आ रही होती, मतलब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। उसमें आप ये आपकी स्लीप का तकरीबन 1 से 2% कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी बॉडी की अल्फा एक्टिविटी होती है, जब आइज़ आपकी क्लोज होती हैं, और जब आपकी आइज़ ओपन होती हैं तो उस वक्त होते हैं जी बीटा एक्टिविटी। जब आपकी आंखें क्लोज हों लेकिन आप जाग रहे हो तो उसमें आपकी अल्फा एक्टिविटी होती है, जब आपकी आंखें ओपन हो तो उस वक्त आपकी बॉडी की ये बीटा एक्टिविटी होती है आपके ब्रेन की। आई मूवमेंट्स आर इरेगुलर आर स्लोली रोलिंग। इसमें आपकी आइज़ की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है, मतलब आपकी जो आइज़ हैं वो स्लोली रोल करती रहती हैं। स्टेज 1 इसमें क्या एक्टिविटी इंटरस्पेड विद थीटा वेव्स। आई मूवमेंट्स आर रिड्यूस्ड। आपकी जो आंखों की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बट देयर में भी बस्ट ऑफ रोलिंग। इसमें क्या होता है, रोलिंग के बस्ट आ सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब आपकी जो आइज़ हैं वो जल्दी जल्दी रोल करती रहती हैं आपके। सो नेक मसल आपके रिलैक्स होते हैं, और ये आपकी
स्लीप का तकरीबन 3 से 6% कवर करती है। नेक्स्ट है स्टेज 2, जिसको अनइक्विवोकल स्लीप भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि थीटा वेव्स आपके जो ब्रेन की अगर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बनाया जाए तो उसमें थीटा वेव्स बहुत ज़्यादा फैली होंगी। तो क्या कहते हैं कि इसमें अगर किसी शख्स को सेंसरी स्टिमुलेशन की जाए, मतलब उसको छुआ जाए या उसको हिलाया जाए, तो नहीं बल्कि उसको सिर्फ छुआ जाए तो उसी में ही उसकी जाग हो जाती है, ठीक है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और इसमें आपकी जो आइज़ है उनकी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती रहती है। ये आपकी स्लीप को तकरीबन 40 से 50% कवर करते हैं। नेक्स्ट स्टेज 3, इसमें आपको एक आपका जो ब्रेन है वो एक डीप स्लीप में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी शख्स को झुकाना हो तो उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाइज देना पड़ता है, मतलब उसको हिलाना जुलाना या उसको जोर से टच करना, तो इस कंडीशन में आप उसको जगा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपकी आइज़ का मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी रोजबर नहीं होती। इसमें आपकी नींद का तकरीबन 5 से 8% चलाता है। स्टेज 4 है सेरेब्रल स्लीप। इसमें क्या होता है कि दिस स्टेज 3 which comprises about 5 to 8% of our sleep time is not roseable. In this the items are less. So then comes stage 4. Stage 4 is called a cerebral sleep. In this what happens in this your brain activity is very slow. Okay, so इसमें क्या है कि complex cannot be worked. इसमें के कम्प्लेक्स होता है एक हमारी बॉडी के अंदर, उसको वॉक नहीं कर सकता है समझे। आइज आर प्रैक्टिकली फिक्स, आइज जो है वो प्रैक्टिकली फिक्स हो जाती हैं एक जगह पर। फ्लैक्स आर डिफिकल्ट टू रोज मीन मतलब जिससे उसको नींद वगैरह आती है, नींद में हो उसको जगाना मुश्किल होता है। इसमें नाइट टेरर्स वगैरह इस वक्त आते हैं। मैं अगर एट दिस टाइम इट कंप्राइज इसमें आपकी स्लीप का तकरीबन 10 से 20% तक होता है। ड्यूरिंग स्टेज 2, 3, 4 हार्ट रेट बीपी एंड रेस्पिरेशन आर स्टडी एंड मसल्स आर रिलैक्स्ड। ओके, इसमें मसल रिलैक्स होते हैं और हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो स्लो हो जाती है। स्टेज 3 एंड 4 टुगेदर आर कॉल्ड एज स्लो वेव स्लीप। स्टेज 3 और 4 को क्या कहते हैं? स्लो वेव स्लीप कहते हैं। तो नेक्स्ट है क्योंकि आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। नेक्स्ट आरईएम स्लीप, ईईजी। अच्छा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एज वेव्स ऑफ फॉल फ्रीक्वेंसी K complex cannot be illustrated. There are more irregular and darting eye movements. Okay, इसमें क्या होता है कि आप आइज़ की एक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स कम्स एट दिस टाइम। इस वक्त आपको ख्वाब वगैरह इसी वक्त आते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेज इज So this picture explains the stage 1, which comprises 2 to 5% of our sleep, and stage 2, which is known as non-REM sleep, and it comprises about 57 to 75% of our sleep. Then comes stage 3 and 4, which contain about 15 to 20% of our sleep. Next is REM sleep, which contain about 25 to 33% of our sleep. Next thing is, then we are going to study GABA receptors. What are GABA receptors? So in it we will study introduction, discovery, sense of GABA, classification of GABA receptor, mechanism action of GABA. Then comes examples of some drugs that act on GABA. Then is function of GABA, and after this is the efficiency of GABA. So introduction. What is in the introduction? In the introduction we study that gamma aminobutyric acid एक अमीनो एसिड है जो क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, गाबा जिसको गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड जिसको गाबा कहते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है। और क्या करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स की ट्रांसमिशन होती है उसको इनहिबिट करता है और एक कामिंग एक्टिविटी पैदा करता है हमारे ब्रेन के अंदर। इसका केमिकल फार्मूला है C4H9NO2। गाबा एक ज्यूट्राइन है जिसके अंदर क्या होते हैं, एक डीप्रोटीनेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और प्रोटीनेटेड अमीनो ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी होती है 19th सेंचुरी में, ठीक है। वाज नोन एज मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता था उस वक्त। इन 19th सेंचुरी वाज आइसोलेटेड एज अमीनो एसिड इन द ब्रेन ऑफ माउस थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्रेन ऑफ माउस। देन in 1950s Chabot and Frankel scientists, these are the names of two scientists, they discovered GABA as an inhibited neurotransmitter in the human brain. Then we are going to study the sciences of GABA. So in this we here have a glutamate, okay, glutamate molecule. Then in this here is what is this is carboxyl group. So it act with, like in this glutamate decarboxylase act as a catalyst and converts it into gamma aminobutyric acid, okay. Since from amino acid L-glutamic acid is present of GAD, GABA GAD, okay, mean glutamate decarboxylate. Then come glutamate carboxylase present in the neurons, pancreatic cells and the body fluids. ये reactors catalyst के तौर पे एक्ट करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप को इसमें से रिमूव कर देता है, ठीक है, और एक गाबा का मॉलिक्यूल बना देता है। सो नेक्स्ट इज इनहेंस गाबा बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड चैनल ओपनिंग। मीन क्या कहता है कि जब कोल्ड ओपनिंग की कोल्ड चैनल की ओपनिंग होती है उसमें क्या होता है कि
बेंजोडाइज़पीन गाबा को इन्हेंस कर देते हैं, ओके, इन्हेंस कर देते हैं किसके साथ, कोलिन चैनल के ओपनिंग के साथ। सो इसमें क्या होता है कि जो गाबा ए रिसेप्टर, गाबा जो रिसेप्टर है, गाबा जिसके अंदर अल्फा 1 सब यूनिट्स होते हैं, जिसके अंदर अल्फा 1 सब यूनिट्स हैं, गाबा का वो रिसेप्टर जिसके अंदर अल्फा 1 सब यूनिट्स होते हैं वो स्लीप काज करवाते हैं, और गाबा का वो रिसेप्टर्स जिसके अंदर अल्फा 2 और अल्फा 3 के सब यूनिट्स होते हैं वो एंग्जाइटी काज करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर सब टाइप सीएनएस डिजाइन एज बीजी 1 और बीजी बेंजोडाइज़पीन 1 और बेंजोडाइज़पीन 2 के तौर पर इसको क्या किया जाता है कि डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट वेदर द बाइंडिंग साइटिंग रूट्स, अच्छा ये क्या कहते हैं, ये डिपेंड करते हैं इसी तरह के जो बेंडिंग साइट्स हैं उनके अंदर अल्फा 1 और अल्फा 2 सब यूनिट्स आते हैं कि नहीं। अल्फा 1 के अल्फा 1 सब यूनिट किसके साथ स्टेट होता है, स्टेशन के साथ और हेप्नोसिस के साथ, ठीक है। और जो अल्फा 2 सब यूनिट है वो एंग्जाइटी और मसल रिलैक्सेशन के साथ स्टेट होता है। So this slide shows that how the opening of a collagen channel enhances the GABA, ठीक है, enhances the GABA for like जितनी जल्दी collagen channel की opening होती है उतनी जल्दी जल्दी जो GABA है वो क्या करेगा कि इसके साथ collagen channel के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ पर collagen channel ओपन हुआ है, जिससे क्या होगा कि GABA जो रिसेप्टर है वो इसके साथ अटैच हो रहा है, और जो लोअर में लाइक इनर साइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन है उसमें कोलिन की जो उसमें आप कह लें कि कोलिन के एटम्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से उधर हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सम ड्रग्स दैट एक्ट ऑन गाबा, मतलब प्रोडक्ट जो गाबा के ऊपर एक्ट करती हैं उनकी कुछ एग्जांपल वगैरह दी गई हैं और किस किस तरह से एक्ट करती हैं वो भी दी गई हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट्स, ये कुछ बाइंडिंग साइट्स वगैरह होती हैं सेल के आउटसाइड पर। इसमें क्या है कि ये देखिए ये जो साइट्स हैं जहाँ पर गाबा एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर इथेनॉल एक्ट करता है, और इसका इस जगह पर इतने एनेस्थेटिक्स वगैरह एक्ट करती हैं, फिर उसके बाद क्वेल इस जगह एक्ट करता है, ठीक है, सॉरी क्वेलवुड इस जगह, और इस जगह बारबिट्रेट्स एक्ट करते हैं, ठीक है। ये दरमियान से कोलिन चैनल शो हो रहे हैं, ओके। सो ये साइड में क्या है, इधर इस साइड पर डॉल्पिडम एक्ट करता है, फिर उसके बाद फ्लोमेसिनिल ये दरमियान में एक्ट करता है, इन दोनों के दरमियान में, और उसके बाद लेवनपेंस और इधर इथेनॉल को बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। सो ये वर्क कैसे करता है कि मोस्ट ऑफ स्टेट एपनॉटिक ड्रग्स इधर बाइंड्स विद अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स, जो ज़्यादातर स्टेट एपनॉटिक ड्रग्स हैं वो अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स को एक्ट करती हैं, डेट एक्टिवेटेड द गाबा रिसेप्टर जो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, और इसके उसके बाद कोलिन चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हेपेटाइटिस सेल्स होती हैं, और फाइनली जो सीएन उसकी डिप्रेशन का होती है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टेट एपनॉटिक्स अल्फा बीटा या गामा साइट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा साइट्स के ऊपर एडवर्टाइज एक्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो गाबा रिसेप्टर है उसकी गाबा रिसेप्टर एक्टिवेटेड, अच्छा इसकी वजह से गाबा रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, और कोलिन चैनल की ओपनिंग होती है, ठीक है। गाबा रिसेप्टर एक्टिव होता है, कोलिन चैनल की ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरपोलराइजेशन होती है, और सेल्स की, और इसके अलावा सेल्स की हाइपरपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से सीन डिप्रेस हो जाता है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ गाबा रिसेप्टर दिया गया है, गाबा रिसेप्टर किस तरह एक्ट करते हैं, गाबा रिसेप्टर इधर दिखाया गया है जी गाबा बी रिसेप्टर का मैकेनिज्म दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, एक तो ये एक गाबा बी रिसेप्टर प्री सिनेप्टिकली एक्ट करता है, ठीक है, और इसको हेटेरो रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, और ये पोस्ट सिनेप्टिकली एक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि तो प्री सिनेप्टिकली एक्ट करता है, उसमें क्या है कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है, ठीक है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर जो ग्लूटामेट है उसकी रिलीज कम हो जाती है, और फिर जो हमारे पास गाबा बी रिसेप्टर वो जो पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर एक्ट करता है, क्या करता है कि ये के प्लस के आउटफ्लक्स को या उसके बाहर आने को बढ़ा देता है। यहाँ से आउटफ्लक्स जो है के प्लस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये के प्लस के इनफ्लक्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हाइपर पोलराइजेशन होती है, इसकी इन साइड पर हाइपर पोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इधर से भी जो एक आप कह लें कि न्यूरॉनल वेसिकल्स या ग्लूटामेट का जो एक रिलीज होना था वो भी कम हो जाता है, और इधर से जो इस पर रिसेप्टर रिएक्ट करना था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन वजह से प्रॉपर्ली तौर पर एक्टिंग नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट है बेंजोडाइज़पीन, इधर भी इस तरह दिखाया गया कि बेंजोडाइज़पीन क्या है, गाबा इधर एक्ट करता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कोलिन का इन्फ्लक्स होता है, और इसकी वजह से इधर हाइपरपोलराइजेशन होती है, और ये फिर क्या करता है कि इस जगह पर सॉरी ये क्या करता है कि रिसेप्टर के ऊपर क्या कहते हैं उसको ग्लूटामेट को अटैच नहीं होने देता। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद फंक्शन ऑफ गाबा का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी एंग्जाइटी को रिलीज करता है, ठीक है, ब्लड से निजात देता है, रिलीव्स फ्रॉम पेन, और रेगुलेट करता है किसको, टेक्सामोन्स को। इसके बाद ADHD जो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ये क्या करता है ट्रीट करता है। इसके बाद हमारे फैट को बर्न करता है, जिसकी वजह से हमारा जो आप कह लेंगे बॉडी का
में जो फैट्स की मिकदार है वो कम होती है, और इसके बाद हमारे ये ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है और इसको क्या करता है, डिक्रीज करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को डायबिटीज़ के अंदर। सो नेक्स्ट टॉप 3 गाबा डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एक तो इसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है अगर गाबा की डेफिशिएंसी है। फिर उसके बाद इसमें एक अनईजी फीलिंग या एक आप कह लें कि बेचैनी सी होती रहती है, ठीक है, और आपको ज़्यादा देर के लिए एक जगह बैठ नहीं सकते, इसकी वजह से आपको मतलब हाइपर एक्टिविटी होती है। सो नेक्स्ट है आती है हमारे पास क्लासेस ऑफ गाबा रिसेप्टर की क्लासेस में दो टाइप्स हैं, एक का बाई रिसेप्टर है, दूसरे का बी रिसेप्टर होने की जाहिर सी बात है। इसमें क्या है, इट हैज़ प्री टमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका प्री टमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलरिटी होती है इसकी किसके साथ, लाइगैंड गेटेड चैनल के साथ इसकी। ये जहाँ पर ये गापा कनेक्टर है आपको जैसे बताया भी था, इधर से प्रोटीन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, फिर इंस्टाग्राम पर हाइपरपोलराइजेशन होती है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसकी हाइपरपोलराइजेशन होती है। इट स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलरिटी विद लाइगैंड गेटेड आयन के साथ इसकी सिमिलरिटी होती है। और इस गाबा रिसेप्टर कंटेन 2 अल्फा, हर गाबा दे रिसेप्टर इसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट होता है, ठीक है। ईच गाबा रिसेप्टर कंटेन जिस गाबा रिसेप्टर कंटेन 2 अल्फा, हर गाबा रिसेप्टर के अंदर 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा यूनिट होते हैं और एक गामा सब यूनिट होता है। इसमें क्या है, एक इसका एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गाबा रिसेप्टर का पेंटामेरिक। ये अच्छा, ये जो सारा है ये है जी गाबा रिसेप्टर, ठीक है, ये तो गाबा इसके ऊपर अटैच हो रहा है। गाबा रिसेप्टर में क्या है, ये पेंटामेरिक मतलब इसके 5 इस तरह के होते हैं, इसके साथ सब यूनिट्स होते हैं, इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं और इसकी लाइगैंड गेटेड चैनल के साथ तकरीबन सेम ही होती है फंक्शन जो है इसका वो। और इसके बाद जो गाबा रिसेप्टर है उसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा और एक गामा सब यूनिट होते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं एक अल्फा सब, आई थिंक वी शुड क्लियर इट फर्स्ट। सो एक हो गया अल्फा यूनिट, 2 हो गया, फिर तीसरा सब यूनिट हो गया, सॉरी 2 बीटा होगा और एक गामा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गाबर चैप्टर यहाँ पर दोबारा दिखाया गया वही पेंटामेरिक स्ट्रक्चर दिखाया गया। इसमें क्या क्या करता है, प्रोटीन के इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, ये इस टर्म पर गाबा अटैच होता है, इसके साथ इधर भी गाबा अटैच होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रासेलुलर दिखाया गया उसका हिस्सा और ये इंटरसेलुलर है। और इसी इंटरसेलुलर हिस्से के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन के इन्फ्लक्स की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है, ठीक है। बारबेट्रेट्स इस तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद क्या गया कि बेंजोडाइazepines और नेफ्लोमेथनिल और ज़ोल्पिडम वगैरह इससे कंपेयर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है तकरीबन इस तरह 1, सो 2 सेकंड पार्ट हो गया, 3 हो गया, देन हियर विल बी 2 थिंग्स, so it will make a GABA receptor. Next is GABA receptor, GABA B receptor. We have studied GABA A receptor, then here is the GABA B receptor. So what they do, GABA B receptors, there are 2 हाइड्रोडाइमर्स, ठीक है। इसमें वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है और ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें 2 डाइमर्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट होते हैं गाबा के। इसमें क्या होता है कि गाबा बी हैज़ क्लोज्ड बीटा 1 एंड बीटा 2 सब यूनिट्स। इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा 1 होता है और बीटा 2 सब यूनिट होता है, ठीक है। सर बी 1 और बी 2 सब यूनिट होता है। अब जो बी 1 सब यूनिट है उसमें क्या करते हैं, गाबा की बाइंडिंग साइट होती है, वाई बी 2 सब यूनिट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि बीटा सॉरी इसमें क्या होता है कि बीटा 1 सब यूनिट जो है वहाँ पर उसके साथ बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये बीटा 1 सब यूनिट हो गई, इसके साथ बाइंडिंग साइट हो गई इसकी गाबा की। और जो बीटा 2 सब यूनिट है वो क्या करता है कि जी प्रोटीन से एक्ट करता है, ये जी प्रोटीन है जिसके साथ एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, और 2 बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, ये डिक्रीज कर देता है किसको, Ca2+ की कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है K+ की कंडक्टेंस को, ठीक है। क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है Ca2+ की कंडक्टेंस को, ये डिक्रीज कर देता है और K+ की कंडक्टेंस को ये इंक्रीज कर देता है। अच्छा, जी प्रोटीन क्या है, कपल टू जी आई प्रोटीन, ये निर्भर करता है किसको, Ca2+ चैनल को प्रीसिनेप्टिकली और एक्टिवेट करता है K+ चैनल को पोस्ट सिनेप्टिकली, ठीक है। इसमें क्या, अब ये दोबारा से वही स्ट्रक्चर दिखाया गया उसका, क्या एंट्रोपिक के चैनल पेंटामर इधर दिखाया किया है वही गाबा का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर साइड दिखाई गई है और ये इंटरसेलुलर साइड है, इसमें बारबेट्रेट्स दिखाई गई है, जहाँ पर अटैच होते हैं फ्लोमेथनिल बेंजोडाइazepines और ज़ोल्पिडम, जहाँ अटैच होते हैं गाबा रिसेप्टर के ऊपर, यहाँ पर गाबा अटैच होते हैं, यहाँ से कोलिन चैनल है, ठीक है, कोलिन का इन्फ्लक्स होता है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट फार्माकोलॉजी एक्शंस ऑफ गाबा रिसेप्टर के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस किस तरह होते हैं। इसमें एक तो फार्माकोलॉजी एक्शन अगर इसमें देखें, ये एंग्जाइटी और यूफोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेडेशन और एपनोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एमनोसिया के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीकन्वर्जेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और मसल रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। एंग्जाइटी और यूफोरिया के ज़ोलाइसिस और यूफोरिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, यूफोरिया की एक्टिविटीज करवाता है। इसके अलावा ये सेडेशन है, एपनोसिस करवाता है, नजिया खास करता है, एंटीकन्वर्जेंस एक्टिविटीज होती हैं इसका, और उसके बाद मसल रिलैक्सेशन के तौर पर भी ये काम करता है, ओके। तो द नेक्स्ट थिंग इज
So different. The next topic which we are going to study is that drugs acting on the GABA receptors पर वो drugs जो कि GABA A receptors के ऊपर का अपना कोई ना कोई इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं जी ड्रग्स तो फैसिलिटेट GABA A receptors एक्टिविटी द एगोनिस्ट जो वो ड्रग्स जो कि GABA A receptor की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। इनको पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स भी कहते हैं। तो इन ड्रग्स में आती हैं एक तो बार्बिट्रेट्स आ जाती हैं, मतलब कैपामेमेटिक ड्रग्स इनको कहते हैं। बेंजोडाइज़पीन होती हैं, एपीजीटीज इनको कहते हैं। इसके बाद जी हिप्नोटिक्स साल्पिडम और एसॉल्पी क्रोन ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल्स और टेम्प्रोस्टेट आ जाती हैं, पर्सिलेक्निस भी कहते हैं। इसके बाद आईवी एनेस्थेटिक्स आ जाती हैं जिनको इसमें इसमें एटोमाइड आ जाता है, प्रोपोफॉल आ जाता है, न्यूरो एक्टिव स्टेरॉइड्स आ जाती हैं। एटोमाइड प्रोपोफॉल न्यूरो एक्टिव स्टेरॉइड्स आ जाती हैं। फिर नोवल्टल एनेस्थेटिक देते हैं, इसमें आइसोफ्लुडेन और इन्फ्लोरिन आ जाते हैं, ठीक है। बार्बिट्रेट्स आते हैं जिनमें कैपामेमेटिक ड्रग्स आती हैं। इसके बाद बेंजोडाइज़पीन में बीसीडी आती हैं। फिर उसके बाद दी हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं जिसमें सल्फिडम और एसोपिरोन आ जाता है। इस बाद ग्लूकोज आ जाते हैं जिसमें कंप्रोसिट आ जाती हैं। इस बाद आईवी एनेस्थेटिक आ जाते हैं जिसमें इटोमाइडेट और प्रोपोफॉल आ जाता है, या न्यूरो एक्टिव ड्रग्स और न्यूरो एक्टिव ड्रग्स आ जाती हैं। इसके बाद अपनी वोल्टाइल एनेस्थेटिक इसमें इंक्लूडेन और आइसोफ्लुटेन आ जाती है। फिर उसका एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाइज़पीन साइट, ठीक है। वो ड्रग्स जो बेंजोडाइज़पीन साइट को प्रेक्ट करती हैं उनमें से एक क्या कहती है प्रोमेजिनिल के तौर पर काम करती है। इसके बाद आगे इनवर्स एगोनिस्ट एट बेंजोडाइज़पीन साइट, वो एगोनिस्ट जो कि इनवर्सली अपने अपनी प्रोग्राम करती हैं, कहते हैं बीटा कार्बोलाइंस। उसको कहते हैं डी गैबा ए रिसेप्टर ब्लॉक किससे ब्लॉक करती हैं? सबसे पहले वो जो फैसिलिटेट करती हैं, उसके बाद क्या कहती हैं जी एगनिस्ट के तौर पर एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करती है। बेंजोडाइज़पीन साइड पर बेंजोडाइज़पीन की साइड पर एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करती हैं। और ये जो गबा ए का फंक्शन है इसको क्या करती हैं कि रोक देती हैं। इसको उनमें आ जाती हैं फ्लोमेस्टिल ड्रग्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद वो ड्रग्स जो इनवर्स एंटागोनिस्ट के तौर पर काम इनमें बीटा कार्बोलाइन आ जाती है। फिर उसके बाद गैबा ए रिसेप्टर जो रिसेप्टर ब्लॉक के तौर पर काम करती है, उनमें आगे बाई क्यू बाइक्यूक्यूलिन, ठीक है, बाइक्यूक्यूलिन आ जाती हैं। और कलोरीन देना ब्लॉकर आ जाती हैं जिसमें पिक्रोटॉक्सिन आती है, ठीक है। पीटीसी जिन कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर काम करती है, गाबा ए रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर काम करती हैं इसमें जिनको बाइक्यूक्यूलिन कहते हैं। गाबा ए रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर काम करती है, प्रोटीन ब्लॉकर के तौर पर जिनको पिक्रोटॉक्सिन कहते हैं। इसका नेक्स्ट है गाबा बी रिसेप्टर। गाबा बी रिसेप्टर ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? क्या है ये डाइमर के तौर पर काम करते हैं। इनके दो क्योंकि इनके दो पार्ट्स होते हैं जो एक्ट करने वाले होते हैं, इस वजह से इनको डाइमेरिक कहते हैं, ठीक है जी। इसमें एक गाबा B1 होता है, गाबा B1 और गाबा B2 रिसेप्टर, ठीक है। गाबा अब ये गाबा B1 खड़ा है और ये गाबा B2 पर है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर आके गाबा अटैच होता है गाबा B1 के ऊपर, और इसके अलावा क्या है ये जी प्रोटीन के साथ करती हैं, जी प्रोटीन के साथ एक्ट करती हैं और मेटाबोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज सरंजाम देती हैं। तो प्रोटीन जी प्रोटीन में इक्वल होती हैं। इसके बाद ये इनेबल करती हैं C2+ चैनल्स को, ठीक है। कहाँ पर प्री सिनेप्टिकली ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये प्रोटीन इनेबल करती हैं C2+ चैनल को प्री सिनेप्टिकली और नेगेटिव करती हैं केवल चैनल्स को पोस्ट सिनेप्टिकली। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ गाबा अगर रिसेप्टर गाबा बी रिसेप्टर देखा जाए क्या है जी प्री सिनेप्टिक गाबा बी हेटेरोट्रॉफिक सॉरी इसमें क्या है जी गाबा बी रिसेप्टर का देखें जो सो डिफरेंट जब गाबा बी रिसेप्टर पर आकर गाबा अटैच होता है तो इससे क्या होता है प्री सिनेप्टिक इसका जो फंक्शन होता है क्या करते हैं कि इसमें से जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है उसको ये रोक देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ग्लूटामेट उसका क्या होता है जी ये ग्लूटामेट करता है जो कि क्या करते हैं सॉरी इसको रोक देते हैं इसकी वजह से। और क्या और कोल्टीन के उसको इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक देते हैं, कोल्टीन के इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेटिंग होती है और ग्लूटामेट रिलीज नहीं हो पाता। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पोस्ट सिनेप्टिक इसका एक्सेलेरेशन देखने को क्या होता है कि ये जब गाबा आकर अटैच होता है इसके साथ बी रिसेप्टर के साथ, तो क्या करता है कि ये जी प्रोटीन को मैसेज देता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास के पॉजिटिव आइटम होते हैं उनको उनके उसका इफ्लक्स बढ़ा देता है, मतलब उनका बैठ करवाना बढ़ा देता है और इधर भी कोल्ड्रिंक का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर हाइपरपोलाइजेशन होती है और इधर नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है। इसको क्या हम रिसेप्टेशन के मेटाबोट्रॉफिक डिक्रीज कर देता है कैल्शियम के इन्फ्लक्स को। और इसके क्या होता है कि एक्साइटेटरी जो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है उसका रिलीज क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है। उसमें पोस्ट सिनेप्टिक अगर देखा जाए इसमें क्या होता है कि कैल्शियम का आउटफ्लो सॉरी
टचिंग का आउटपुट बढ़ा देती है, जिसको हाइपरपोलराइजेशन होती है। ड्रग्स एक्ट होने गाबा बी रिसेप्टर जो ड्रग्स एक्ट करती है उनमें से एक बैक्लोफेन है। बैक्लोफेन क्या करती है, इंटरैक्ट गाबा बी एगोनिस्ट है, जो कि एक मसल रिलैक्सिंग तौर पर काम करती है। और ये इस्तेमाल होती है किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिटी के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा स्केलेटल मसल की रिजिडिटी वगैरह हो तो उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसके बाद साइड इफेक्ट खास कर सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, टच हो सकता है। इसके बाद ये अपचन सिजर्स इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। एपिलेप्टोजेनेसिस हो सकती है इसकी वजह से। सेलेक्टिव गाबा बी एगोनिस्ट के तौर पर काम करती है। मतलब क्या, गाबा बी एगोनिस्ट, ये गाबा बी एगोनिस्ट है बैक्लोफिन, ठीक है। और इसका क्या है कि ये एगोनिस्ट के तौर पर काम करती है इसके, और ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करती हैं। और ये किसके लिए इस्तेमाल, स्पेसिटिव के लिए, ठीक है। स्पेस्टिसिटी के लिए इस्तेमाल होती है। स्केलेटल मसल की रिजिडिटी को के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद साइड इफेक्ट्स स्टेशन वीकनेस वगैरह हो सकती है, और ऑप्शन सीजर्स वगैरह इसकी वजह से हो सकती हैं। तो गाबा ए रिसेप्टर में अब इसमें जो क्या टाइप क्या है, गाबा ए रिसेप्टर के आइनोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। और इसमें कोल्डीन चैनल की ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कोल्डीन का इन्फ्लक्स बढ़ा देते हैं ये। अब गाबा बी रिसेप्टर के इसमें मेटाबोट्रोपिक होती है, मतलब ये जीआई प्रोटीन का एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटाशियम का आउटफ्लक्स है, पोटाशियम का आउटफ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पोटाशियम का आउटफ्लक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं, 2 अच्छा 2 अल्फा 2 बीटा और एक गैमा सब यूनिट होता है। और डायमेरिक देखे जाए तो इसमें एक बीटा 1 और बीटा 2 डायमर सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन देख लो, ये क्या होती है कि गाबा रिसेप्टर में वाइड स्प्रेड होती हैं पोस्ट सिनेप्टिकली इन सीएनएस के अंदर पोस्ट सिनेप्टिकली एक्टिव होती हैं। उसके बाद क्या है, वाइड स्प्रेड होते हैं। अच्छा गाबा बी के अंदर ये वाइड स्प्रेड होता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक इन सीएनएस के अंदर, ठीक है। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो सीएनएस के अंदर उसमें ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं। सो नेक्स्ट है जी मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है किसके जरिए, कैल्शियम के इन्फ्लक्स के जरिए पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है, ठीक है जी। सॉरी कैल्शियम कह रहे, कोलिन का आउटफ्लक्स होता है, कोलिन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, जिसको क्या होता है कि पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है, ठीक है जी। सिनेप्स की इनहिबिशन होती है हाइपरपोलराइजेशन की वजह से। तो इसके बाद क्या है, इसमें प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है किसकी वजह से, बाई कैल्शियम की कोलिन की एंट्री कम होने की वजह से क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन कैसे होती है कि इसमें जो कैल्शियम सॉरी पोटेशियम की परमिलिटी है बढ़ जाती है, कैल्शियम और पोटेशियम क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन होती है, ठीक है। और ये लोकेशन इनकी क्या है, ये वाइड स्प्रेड होती है पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर सीएनएस में, ठीक है जी। गाबा रिसेप्टर और गाबा रिसेप्टर क्या होती है, वाइड स्प्रेड होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक सीएनएस के अंदर, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो इसके बाद इंडिजिनस एंडोजीनस एगोनिस्ट देखा जाए तो ड्रग एक्टिंग, इसमें कौन एंडोजीनस एगोनिस्ट या ड्रग एक्टिंग कौन कौन होते हैं, गाबा के बारबिटरेट्स आ जाते हैं, बेंजाडिazepines आ जाते हैं, हिप्नोटिक्स आ जाती है, एनेस्थेटिक्स आ जाती है, ठीक है जी। एंडोजीनस एगोनिस्ट और ड्रग एक्टिंग के तौर पर देखते हैं, इसमें क्या होता है, गाबा ए रिसेप्टर जो है क्या करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर एंडोजीनस एगोनिस्ट के तौर पर जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक गाबा ए रिसेप्टर में हिप्नोटिक्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। और एनेस्थेटिक्स इस्तेमाल होते हैं। और गाबा बी देखे जा सकते हैं बैक्लोफिन सिर्फ इस्तेमाल होती है, सॉरी गाबा बी में सिर्फ बैक्लोफिन इस्तेमाल होती है। अब अगर गाबा ए के हम फार्माकोलॉजी एक्टिंग देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये स्टेटिव इफेक्ट्स काज कराता है, हिप्नोसिस करवाता है, एंजाइलोसिस एंटी एग्जाइटिक मतलब एंजाइलेटिक के तौर पर काम करता है। इसके बाद एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, एमनेसिया होता है, मसल टेक्सिंग के तौर पर काम करता है, जो फ्री में भी इसका अमल दखल होता है। इसके बाद अगर हम गाबा बी के फार्माकोलॉजी एक्टिंग देखते हैं, जो ये क्या करता है कि मसल रिलैक्सेशन काज करवाता है, इसके बाद एपिलेप्टोजेनेसिस काज करवाता है, इसके बाद ड्रग क्रेविंग को कम कराता है, ठीक है जी। और एंटीनोसेप्शन काज करवाता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट करा इसकी वजह से हो सकती है। और इसके वजह से क्या है जी, हार्मोनल रिलीज जो है वो इसको सिखा देती है। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपिन, जो क्या करती है, इनहेंस करती है गाबा को बाय किसके जरिए, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैल्शियम चैनल ओपनिंग। अच्छा सही, ये दोबारा आ गया, ये हमने पीछे भटक गए। सो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जैलिटिक ड्रग्स आती है नॉर्मल। अच्छा एग्जैलिटिक ये नॉर्मल की मतलब उसमें फॉर्म में आती है, ड्रोजनेस क्या करती है, डिक्रीज रिएक्शन टाइम। So here, what this graph explains, it explains the barbiturates and the benzodiazepines. It is about the benzodiazepine and barbiturates. So in this there is the central nervous system which shows the central nervous system detection, and on this side is increasing state of hypnotic dose, whether it's sedative or hypnotic dose अगर चूज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक barbiturates एक benzodiazepine चूज की जा रहा है तो उसकी किस तरह से वर्किंग। अब इसमें क्या है कि सेडेशन और डिसइनहिबिशन और एंजाइलेटिक्स
एनालिसिस वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होती है, पॉसिबल सिलेक्टिव एंटीकोनोसेंट और मिसल टेस्टिंग एक्टिविटी वगैरह होती है, ठीक है। इसमें आप देखने लगे हैं कि हम इनकी इफेक्ट है वो बताएंगे कि स्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेस्टिंग बेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये क्या करते हैं कि मिसल टेस्टिंग एक्टिविटी और एंटीकोनोसेंट एक्टिविटीज वगैरह इनकी होती हैं। तो इसमें देखिए अगर पेंस डस्टबिन ली जा रही है तो इसमें यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हिप्नोसिस होगा और थोड़ा सा और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करेगा। इसके बाद क्या होगा कि ये अपनी एक लेवल में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेफर है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेयर नीचे नहीं खाता। लेकिन अगर हम बारबीट्रेट्स ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये एनेस्थीसिया होगा, इसकी वजह से, ठीक है, हिप्नोसिस भी होगा, उसके बाद एनेस्थीसिया होगा, फिर अगर इसकी और डोज बनाएंगे तो हमारी मॉर्टलिटी डिप्रेशन होगी, इसके बाद कोमा और डेथ तक ले जा सकते हैं। मतलब बारबीट्रेट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए जो एंग्जाइटिक्स चूज़ की जाती है इसमें अब ये फिर बारबीट्रेट्स हैं जिसमें आती हैं फेनोबारबिटल। ये क्या करती हैं कि ड्रग्स फॉर एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या करती हैं कि गापा ए रिसेप्टर मॉडुलेटिंग एंग्जाइटी जब ये रिसेप्टर मॉड्यूलेट करती हैं और एंजाइलेटिक का क्या कहते हैं अपना। सो इसमें बताया गया कि बारबीट्रेट्स में जो ड्रग्स जो कि गबाए रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग एंजाइटी काज करवाते हैं, ठीक है जी। वो कौन कौन सी हैं और नॉन गबाए रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग एंजाइलेटिक वो ड्रग्स जो कि गबाए रिसेप्टर की मॉड्यूलेटिंग काज करवाती हैं, लेकिन नॉन गाबा रिसेप्टर मॉडुलेटिंग जलेंद्र जो गाबा बी के जरिए उसकी मॉडुलेटिंग काज करवाती हैं, उनकी बात की गई, ठीक है जी। इसमें क्या है अब जो गाबा रिसेप्टर की मॉडुलेटिंग काज करवाती है में आ जाती है बेंजोडाइज़ेपिन और हिप्नोटिक। बेंजोडाइज़ेपिन में डायज़ेपिम और डायज़ेपिम के हिप्नोटिक्स में ज़ोलिप्रोन ज़ोलपिडेम और एस इज़ोपिक क्लोन आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नॉन गाबा रिसेप्टर मॉडुलेटिंग अगर ड्रग देखने में बेस्पायरोन आ जाता है और इमल्टेन आ जाता है, ठीक है जी। इमल्टेन आ जाता है, बेस्पायरोन आ जाता है, एमटी1 और एमटी2 डगनेस आ जाते हैं। इसके बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स देखे थे, सेडेटिव ड्रग्स और हिप्नोटिक देखना अगर कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि गाबा ये रिसेप्टर पर एक्टिव ये रिसेप्टर पर के जरिए गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं और कोल्टीन चैनल कम्प्लेक्स के जरिए काम करती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन आ जाती है, बेंजोडाइज़ेपिन क्या है जी स्टैजोलैम फ्लुडाज़ेपम डायज़ेपम नाइट्राज़ेपम इसका ऑक्सीज़ेपम, ठीक है जी। और क्लोज़ेपम आ जाते हैं, इसके अलावा टमाज़ेपम और ट्राइएज़ोलैम आ जाता है, एल्प्राज़ोलैम और डायज़ेपम आ जाता है। इसके बाद नॉन बेंजोडाइज़ेपिन जैसे हिप्नोटिक्स हम देखने ज़ोलपिडम ज़ोलपिलोन इसके अलावा ज़ोपिकोलोन और एसोपिकोलोन आ जाती हैं। और इसके बाद बारबीट्रेट्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं जी नाइट्रोज़ेपिन जैसे सिनेटिव हिप्नोटिक्स इसको यूज़ नहीं किया जाता जब तक तो पेन के पास शेयर इफेक्ट्स हो सकती है, जैसे हमें पहले पढ़ा। तो इसमें क्या कहते हैं एमोबार्बिटल ड्रग्स आती हैं और ब्यूटा बार्बिटल ड्रग्स आती हैं। उसके बाद क्या है जी ड्रग्स फॉर एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होती है उनमें बार्बिट्रेट्स होती हैं ड्रग्स। अब बार्बिट्रेट्स दो तरह से एक्ट करती हैं, एक गाबा रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग के जरिए और दूसरा गाबा बी रिसेप्टर के जरिए, जिसको नॉन गाबा रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग कहा जाता है, ठीक है जी। जिसमें जो गाबा के जरिए एक्ट करते हैं उनमें बेंजोडाइज़ेपिन आ जाती है, जिनमें डायज़ेपम और डायज़ेपम आ जाता है। इसके अलावा दी हिप्नोटिक्स आ जाती है जिनमें ज़ोलपिलोन और ज़ोलपिडेम आ जाता है। और इसके बाद गाबा नॉन गाबा रिसेप्टर मॉड्यूलेटिंग देखें तो इसमें बसपेरोन आ जाता है, रिमल्टेन आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद स्टेटिव हिप्नोटिक्स देखें ड्रग्स जो कि गाबा ए रिसेप्टर के जरिए काम करती हैं और गल्फिन चैनल कम्प्लेक्स के जरिए काम करती हैं। उनमें एक बेंजोडाइज़ेपिन आती हैं, एक नॉन बेंजोडाइज़ेपिन जैसी ड्रग्स आती हैं और उसके बाद बारबिट्रेट्स आ जाती हैं। और बेंजोडाइज़ेपिन में स्टैजोलैम फ्लुडाज़ेपम डायज़ेपम नाइट्रोज़ेपम ओक्सीज़ेपम और बेंज़ोपैम इसके बाद मैज़ोपैम ट्राइएज़ोलैम बुल्प्रेज़ोलैम और डायज़ेपम आती है। इसके बाद नॉन बेंजोडाइज़ेपिन जैसी ड्रग्स में ज़ोलपिडेम ज़ोलपिलोन इसके अलावा ज़ोपिकोलोन एंड ज़ोपिकोलोन आती है। फिर बारबिट्रेट्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एमोबार्बिटल ब्यूटा अच्छा 12वीं जेस में हमारे पास एमोबार्बिटल फिनोबार्बिटल ब्यूटाबार्बिटल और सिकोबार्बिटल आ जाती है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो ड्रग्स जो कि अदर मैग्नेटिक के जरिए एक्ट करते हैं मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आ जाते हैं, जिनमें रिमल्टन और डेसिमेल्टन ड्रग्स आ जाती हैं। इसके बाद डुअल और एक्सेंट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाती हैं, जिसमें सोवर एक्सेंट ड्रग्स जिसमें जो ड्रग आते हैं सोवर एक्सेंट है, ठीक है। ड्रग्स एंटी टॉक्सिपिन होता है इस ड्रग्स में। फिर बेंजोडाइज़ेपिन अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस जो इंडिकेशन के मुताबिक स्पेक्ट्रास्पिन चूज होती है उनमें क्या है हिप्नोटिक हिप्नोटिक तौर पर जो चूज होती है उनमें जो मतलब हिप्नोटिक काज करवाती हैं, स्लीप काज करवाती हैं, ठीक है जी। तो उसमें एक डायज़ेपम है, फ्लुडाज़ेपम है, नाइट्रोज़ेपम है, इसके अल्प्राज़ोलैम और डिमेज़ेपम और इसके अलावा ट्राइज़ोलैम आ जाता है। तो और जो एंटी एंग्जाइटिक्स हैं, ठीक है जी, जो सिर्फ एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, डायज़ेपम है और इसके बाद क्लोरोडायोजिपोक्साइड आ जाता है, ऑक्सीज़ेपम आ जाता है, डायज़ेपम आ जाता है, ट्राइज़ोलैम आ जाता है। एंटीकन्वल्सेंट में जो बेंजोडाइज़ेपिन जो होती है डायज़ेपम है, डायज़ेपम है, क्लोनाज़ेपम और क्लोबाज़ैम आ जाती है, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स अब सेडेटिव क्या है जी ये ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट जो कि एक्साइटमेंट को कम करता है और जो पेशेंट है उसको एक सुकून देता है, उसको कहते हैं सेडेटिव इफेक्ट्स, ठीक है जी। और इसमें स्लीप काजिंग होती है। सेडेटिव्स इन थेरेप्यूटिक डोजेज आर एंग्जाइलेटिक एजेंट्स इनको इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से या इसके मुताबिक इनके एक्शन होते हैं, ठीक है। मोस्ट सेडेटिव इन दी लार्जर डोजेज प्रोड्यूस हिप्नोसिस जो कि ज़्यादातर
स्टेट ड्रग्स जो कि लार्ज डोज में होते हैं क्या करती हैं, अपना कार्य करवाती हैं और स्टेट इन विच सब्जेक्ट विद पैसिव एंड हाईली सजेस्टिव, ठीक है जी। और मतलब सब्जेक्ट को दोबारा दोबारा ये लेनी पड़ती है, ठीक है जी। उसको एक आदत पड़ सकती है, इसके साइड इफेक्शन ऑन दी लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। तो साइड इफेक्शन क्या है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम को करेक्ट करती है और फिर ये हमारे मेंटल फंक्शन को डिप्रेस मेंटल फंक्शन को सप्रेस कर देता है, डिप्रेस क्या उसको थोड़ा सा रोक देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स क्या है, ड्रग्स जो कि स्लीप काज करती हैं और ये तकरीबन नेचुरल स्लीप की तरह की सेव होती है, ठीक है जी। इनको हमारी स्लीप को शुरू करने और इसके बाद मेंटेन करने में बहुत मदद करती हैं। और हिप्नोटिक्स में देखेंगे हाई डोज में क्या करते हैं जी, जनरल एनेस्थेसिया की तरह हो सकती हैं और साइड इफेक्शन ये मिड ब्रेन के ऊपर एक्ट करती हैं और असेंडिंग आरियस के ऊपर एक्ट करती हैं, जो क्या करता है जी, हमारी वेकनेस को ही मेंटेन करता है। और इसको कंसेप्ट दोबारा देखेंगे एक। So here from these, now we are first of all we're going to speak about benzodiazepine and benzodiazepines. So benzodiazepine include chlordiazepine and diazepam, which were introduced in 1960 as a एंटी ड्रग्स, ठीक है। डायज़ेपिन और क्लोरडायज़ेपिन ड्रग्स जो है वो 1960 में पहली बार एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के तौर पर इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद क्या है, बारबिचुरेट्स आ गई थी, बारबिचुरेट्स आ गई, ठीक है जी, जिन्हें बेंजोडाइज़ेपिन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, बेंजोडाइज़ेपिन को रिप्लेस कर दिया और स्टेटिव इफेक्ट्स उनका जो है वो बेहतर था बेंजोडाइज़ेपिन के निस्बत, ठीक है। नहीं सॉरी, बेंजोडाइज़ेपिन ने बारबिचुरेट्स को रिप्लेस कर दिया और अपना स्टेरॉइड हिप्नोटिक इफेक्ट कर दिया। क्या वो बेंजोडाइज़ेपिन प्रोड्यूस करते हैं, क्या एक लो डिग्री का नॉर्मल न्यूरोनल डिप्रेशन फेस करते हैं बारबिचुरेट्स की निस्बत, और इसकी वजह से इनकी वजह से कोई खतरा वगैरह नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि थेरेपेटिक इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या कहते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स डू नॉट इफेक्ट रेस्पिरेशन की इफेक्ट नहीं करते हैं और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को भी इफेक्ट नहीं करती हैं। हायर डोज प्रोड्यूस माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो हायर डोज है वो क्या करती हैं कि एक माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पैदा करती हैं और हाइपरटेंशन पैदा करती हैं और इनको हाइपरटेंशन होती है विच इज प्रॉब्लमेटिक ओनली इन पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, जो कि ऐसे सिर्फ ऐसे पेशेंट में क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होती है या कार्डियक या हीमोडायनामिक अबनॉर्मलिटी, कार्डियक हीमोडायनामिक अबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। हिप्नोटिक डोज क्या करती हैं, डू नॉट इफेक्ट रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन या कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि हाई डोज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं रेस्पिरेटरी। अगर हाई डोज में इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है या हाइपरटेंशन वगैरह हो सकती है, मतलब दिल की धड़कन थोड़ी सी स्लो हो सकती है, जो कि प्रॉब्लमेटिक बन सकती है सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कोई रेस्पिरेशन का या कार्डियक का कोई मसला है, ठीक है। और उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन practically नो एक्शन ऑन अदर बॉडी सिस्टम्स। बेंजोडाइज़ेपिन जो है इनका दूसरे बॉडी सिस्टम के ऊपर कोई फंक्शन नहीं होता। ओनली ऑन आईवी इंजेक्शन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन फॉल्स एंड कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज। अगर इनको आईवी इंजेक्शन के जरिए दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन्स काज लेस डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर, ये क्या करती है कि आपका जो स्लीप आर्किटेक्चर है इसको बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं करती, ठीक है। और क्या करती है, रिबाउंड फिनोमेना और डिसकंटिन्यूस रेगुलर यूजेस आर लेस मार्क्ड, ठीक है जी। और क्या है, रिबाउंड फिनोमेना अगर इनकी मतलब कि डिसकंटिन्यूशन की जाए तो उसकी ज़रूरत में बहुत कम मार्ग है, मतलब ये नहीं है कि आप इसको दोबारा नहीं लेंगे तो उसके बाद आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी या इसमें कोई कंडीशन नहीं होती इसकी वजह से। बेंजोडाइज़ेपिन्स डू नॉट अल्टर द डिस्पोजिशन ऑफ अदर ड्रग्स बाय माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, ये किसी किस्म की एंजाइम के जरिए क्या करते हैं कि दूसरी ड्रग्स को उनका जो फंक्शन है उसको इफेक्ट नहीं करती। सो इनकी जो अब्यूज़ है, मतलब इनका गलत इस्तेमाल है वो बहुत कम है। इस वजह से बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट, ठीक है जी, फ्लूमाजिनिल इज अवेलेबल विच कैन यूज इन केस ऑफ अगर पॉइजनिंग वगैरह हो जाए बेंजोडाइज़ेपिन की तो उसमें फ्लूमेथनिल यूज़ किया जा सकता है। केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनामिक्स इनकी देखी जाए तो क्या होते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन टिपिकली हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है इनका, ठीक है जी। इधर ये देखें, ये है जी इनका हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब ऐसा रिंग जिसके अंदर क्या है कि एक या दो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, मतलब अगर ये सारा कार्बन का रिंग आ रहा है, ठीक है। here let's suppose here is carbon, here is carbon, here is carbon, here is carbon, and here is nitrogen, and here is carbon. So it is a heterocyclic ring, okay. The ring of atoms which contain some different like element than all other components, so it is called a heterocyclic system. So this is a fusion between benzodiazepines and डायज़ेपिन रिंग्स। इनमें क्या होता है कि सॉरी इनमें बेंजीन और बेंजोडाइज़ेपिन जो रिंग्स हैं उनकी फ्यूजन होती है। वैरायटी ऑफ द ड्रग्स इन बेंजोडाइज़ेपिन क्लास, बेंजोडाइज़ेपिन की क्लास में बहुत से ड्रग्स होती हैं वेरी बेस्ड ऑन टैच साइड ग्रुप, जो किस पर बेस्ड होती हैं जो एक साइड पर ग्रुप अटैच होता है उसके साथ। तो डिफरेंट साइड ग्रुप्स इफेक्ट द बाइंडिंग फेंटी एंड टेक्निक कवर रिसेप्टर, और बहुत से साइड ग्रुप्स हैं जो कि इनके फेंटी और इंटरेक्शन कवर रिसेप्टर के साथ जो इनका इंटरेक्शन होता है उसको इफेक्ट होती हैं। स्ट्रक्चर बेंजोडाइज़ेपिन की देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि
ठीक है जी। यहाँ पर ये देखिए, ये इनके साथ बेंजीन रिंग है और इनके साथ ये फ्यूज़ है जी। क्या फ्यूज़ क्या है जी? बेंजीन रिंग के साथ डायस्पिन रिंग फ्यूज़ है जी यहाँ पर, ठीक है। ये डायस्पिन रिंग्स हैं और ये है जी हमारा वो रिंग दूसरा बेंजीन। सो नेक्स्ट इसके बाद इनका मैकेनिज्म एक्शन आ जाता है। मैकेनिज्म एक्शन किस तरह होती है? बेंजोडाइज़पीन क्या करती है? स्पेसिफिक बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, जिसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर, जो कि गाबा रिसेप्टर का इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इसका और ये कैल्शियम और ये कोलिन और ये सॉरी कोलिन चैनल के कम्प्लेक्स कोलिन चैनल कम्प्लेक्स के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। बेंजोडाइज़पीन क्या करती हैं? बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर पर बाइंड हो जाती हैं एक गाबा रिसेप्टर के एक पार्ट के ऊपर, ठीक है जी। Here we can see it। ये देखिए यहाँ पर ये बेंजोडाइज़पीन का रिसेप्टर, ये बेंजोडाइज़पीन का रिसेप्टर है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आकर बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर बेंजोडाइज़पीन अटैच हो जाती है। इसके क्या करते हैं? दे एनहांस द रिस्पॉन्स टू गाबा द सेटिंग ओपनिंग ऑफ गाबा एक्टिव कोलिन चैनल। और ये क्या करते हैं जी? ये जो गाबा का ये चैनल है, इसमें अपना रोल अदा करके इसको ओपनिंग में मदद करता है, ठीक है जी। ओपनिंग में मदद करता है और इसके क्या होता है कि ये कोलिन चैनल एक्टिवेट हो जाता है, फिर यहाँ से क्लोरीन इसके अंदर फ्लो करती है या इसके इनफ्लक्स होता है कोलिन का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज कोलिन इनफ्लक्स। इसके क्या होता है कि इनफ्लक्स कोलिन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन साइड पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है कि सनबर्न डिक्रीज इन स्टेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय एक्साइटेटेड स्टिमुलाई एक एक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर कोई ग्लूटामेट का आकर भी लगता है फिजिकल, तो ये क्या करता है कि उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसकी वजह से उसका जो एक्साइटेटेड स्टिमुली है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। द बेंजोडाइज़पीन आल्सो इनहैंस गाबा बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर। बेंजोडाइज़पीन गाबा की जो बाइंडिंग है गाबा ए रिसेप्टर के साथ, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर देखते हैं बेंजोडाइज़पीन में, इसमें क्या है? सेडेशन हो सकती है, ठीक है जी। ये क्या करते हैं? ये स्टेशन काज कर सकते हैं। सो सेडेशन हो सकती है। बेंज डस्टबिन फर्म का सेडेशन काज करते हैं, कॉमन इफेक्ट पैदा करते हैं। देन डस्टबिन एक्साइटमेंट को डिक्रीज करते हैं और क्या करते हैं? मोडरेशन को हमारी एक्साइटमेंट को डिक्रीज करते हैं और हमारी जो एक हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है उसको ये अपने लेवल पे ले आते हैं। जस्ट लाइक बारबिट्रेट्स की तरह जो बेंज डस्टबिन है वो क्या करते हैं? डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स पैदा करते हैं, मतलब कि स्टेट हिप्नोटिक स्टेट सेडेशन हो सकती है इसकी वजह से। और अगर ज़्यादा डोज ली जाए तो उसके बाद हिप्नोसिस हो सकती है। अगर और ज़्यादा डोज ली जाए एनेस्थीसिया हो सकता है। और फाइनली द पेशेंट कैन गेट इनटू द कोमा। ओके, इससे कोमा हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद अगर हम हिप्नोटिक इफेक्ट इनका देखें, बेंज डस्टबिन इंड्यूस करते हैं ड्रोजनेस, इनकी वजह से एक ड्रोजनेस की कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। और क्या करते हैं जी? प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। क्या होता है कि आपकी जो स्लीप है वो मेंटेन हो जाता है, मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये हमारे इंसोम्निया को ट्रीट करते हैं दो तरीके से। एक ये क्या करते हैं कि ये हमारी जो स्लीप की लेटेंसी है इसको कम करते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? हमारी टोटल स्लीप जो टाइम है उसको ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बस पास एंग्जाइटीज आ जाती हैं और उसके बाद एंटी कन्वर्शन आ जाती है। एंटी एंग्जाइटी और एंटी कन्वेंशन इफेक्ट आते हैं उसके बाद। सो वो स्टेशन कामिंग इफेक्ट बाद होते हैं, क्या ठीक है। ये क्या करता है कि एक्साइटमेंट को कम कर देता है और हाइपर एक्साइटेबिलिटी को ये मोटिवेट करता है, अपनी नॉर्मल स्टेज पर ले आता है। इसके बाद क्या करता है जी? दो डिपेंडेंट इफेक्ट होते हैं, मतलब स्टेशन काज करता है, हिप्नोसिस काज कर सकता है इसकी वजह से, एनेस्थीसिया और फिर कोमा भी हो सकता है इसकी वजह से। और ये हिप्नोटिक इफेक्ट्स में क्या है कि ये ड्रोजनेस काज करता है और स्लीप को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये इंसोम्निया को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। ना ये क्या करता है जी? हमारी जो स्लीप है उसकी लेटेंसी को कम कर देता है और ये टोटल स्लीप टाइम को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद एंग्जाइटी में देखा जाए तो एंटी एंग्जाइटी के तौर पर काम करता है, एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है जी। और इसके बाद क्या है? स्केलेटल मसल को रिलैक्स करवाता है, ठीक है। विया इनहिबिशन किस तरह से रिलैक्स कर? विया इनहिबिशन ऑफ इंटरन्यूरोनल एक्टिविटी इन दी स्पाइनल कॉर्ड में इसकी इंटरन्यूरोनल एक्टिविटी को इनहिबिट करके ये मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन काज कराता है बाई इंटरन्यूरल एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरल एक्टिविटी। उसके बाद डायज़ेपाम अगर देखते हैं, डायज़ेपाम क्या करते हैं? इनेबल करते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स पाथवेज को। डायज़ेपाम मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स पाथवेज को इनेबल करते हैं और विदाउट इंड्यूसिंग द स्टेशन इंड्यूस के बगैर क्या होता है कि अदर बेंजोडाइज़पीन डू सो इस तरह करते हैं विद सीएनएस डिप्रेसिंग के साथ बेंजोडाइज़पीन इस तरह का करते हैं। और एक एमनेस्टिक इफेक्ट करते हैं। एमनेस्टिक इफेक्ट क्या करता है जी? प्रमोट करता है फॉरगेटफुलनेस को, ठीक है जी। So now we are going to study therapeutic uses of benzodiazepines. What is therapeutic uses of benzodiazepines? Benzodiazepines के therapeutic uses में होते हैं कि
एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा पैनिक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, एजिटेशन हो सकते हैं, इंसोम्निया ट्रीट करते हैं, सेल्स को ट्रीट करते हैं, मसल स्पाज्म को ट्रीट करते हैं, और अल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट करते हैं। मतलब कि अल्कोहल जब पी जाती है तो उसको इंडिकेशन वगैरह हो जाता है, तो उससे तो ठीक ठीक करने के इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर यूज़ होते हैं, और एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन में क्लोराज़ेपम, मिडाज़ोलैम और ट्राइज़ोलैम आ जाते हैं। ठीक है जी। क्लोराज़ेपम मिडाज़ोलैम और ट्राइज़ोलैम आ जाते हैं, जिनमें क्या है जी हमारे पास आती हैं जी। इनका क्लिनिकल जो क्या है जी एक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर जो होते हैं, सीजन में इस्तेमाल होते हैं, एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होते हैं, इंसोम्निया में इस्तेमाल होते हैं। 3 से 8 घंटे तक इनका ड्यूरेशन होता है। ठीक है जी। या 3 से 8 घंटे तक इनका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद क्या है जी इंटरमीडिएट एक्टिंग जो ड्रग्स में एल्प्राज़ोलैम और ट्राइज़ोलैम आ जाता है। ठीक है जी। शॉर्ट एक्टिंग में क्लोराज़ेपम मिडाज़ोलैम और ट्राइज़ोलैम आ जाते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग में ट्राइज़ोलैम और ट्राइज़ोलैम आ जाते हैं। इसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करती हैं, और एनेस्थीसिया को ट्रीट कर एनेस्थीसिया और इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है जी ड्यूरेशन एक्टिंग तकरीबन होता है 11 से 20 आवर्स तक का। ओके। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स अगर देखें तो लॉन्ग एक्टिंग देखें तो क्लोरडायाजेपिक्स आ जाती हैं। इसमें क्लोनादिपम क्लोराज़ेपिम साइड क्लोराज़ेपिम, इसके बाद डायज़ेपिम ऑल ओवर डायज़ेपिम आ जाते हैं। क्या क्लिनिकल जो क्या आते हैं जी ये अल्कोहल विड्रॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, और जी इनका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 डेज तक कह सकते हैं। एंटागनिस्ट की देखा जाए फ्लूमेथ्रिन आ जाती है। इसमें बेंजोडाइज़ेपिन ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अगर सेडेटिव इफेक्ट्स को रिवर्स करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसको आईवी के तौर पर दिया जाता है। ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन एक्शन है वो तकरीबन 1 to 2 मिनट्स या अप्रोक्सीमेटली या मैक्सिमम 1 घंटे तक का हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स देखा जाए तो ये अब्जॉर्ब कैसे होती है, ये लिपोफिलिक होती है, लिपिड में लिपोफिलिक बेंजोडाइज़ेपिन होती हैं, और इनके बाद रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है जी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की देखा जाए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन और मेटाबोलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन के साथ हाईली बॉन्डेड होती हैं, और क्या करती हैं जी ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और सीएनएस के साथ एंटर हो जाती हैं। ठीक है जी। सीएनएस में इंटर सो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। इसके बाद क्या होती है कि हमारे सीएनएस में इंटर हो सकती हैं, और ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर जाती हैं। इसके बाद क्या है जी मेटाबॉलिज्म, ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइट्स होती हैं, और इनको मेटाबोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है P450 साइड P450 एंजाइम इस्तेमाल होती हैं इनको क्या करने के लिए मेटाबोलाइज करने के लिए। उसके बाद सब मेटाबोलाइट्स में भी एक्टिव, कुछ मेटाबोलाइट्स एक्टिव भी हो सकती हैं, और इंक्रीज ड्यूरेशन थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स से इनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट के ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद क्या है मेटाबोलाइज और कनेक्टेड अच्छा उसके बाद एक्सक्रीशन कैसे होती है, किडनी के जरिए एक्सक्रीट हो जाती हैं, लाइक ग्लूकोज और नाइट्स के जरिए इंक्रीज होती हैं। ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स ये देखिए यहाँ पर ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है ये सॉरी क्लोक्यूरोनाइड्स के में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स देखने पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स आप चलिए ड्रग इंटरेक्शन पोटेंशियल, ड्रग इंटरेक्ट कैसे करती हैं। CYP3/4 जो इंड्यूसर है क्या करते हैं, इसमें आते हैं रिफेम्पेसिन मेप्रोजोल के साथ क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं ये बेंजोडाइज़ेपिन की इफेक्टिवनेस को। ठीक है। मेप्रोजोल और रिफेम्पेसिन जो है ये बेंजोडाइज़ेपिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं। अच्छा इसके बाद CYP3A4 इनहिबिटर्स क्या करते हैं जी बेंजोडाइज़ेपिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं, मैक्रोलाइड कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोनाजोल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी।